स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रोमल शाह हॉरर वाईटी, जहां मैं रोमल शाह आपको सुनाती हूँ ट्रू जेन्युइन हॉरर घोस्ट पैरानॉर्मल स्टोरीज़। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कैसी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए वैसी ही कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ घटी थी। तो रिलैक्स होकर बस सुनते जाइए। आज जो घटना आपसे शेयर करने वाली हूँ उसे सुनते सुनते आप एक सफ़र पर चलेंगे, और मैं कोशिश करूँगी इसे वैसे ही सुनाने की जैसे ये मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक हुई थी। तो बने रहिए, डरने के साथ साथ मज़ा भी आने वाला है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2022 पिछले साल नवंबर 15 को हम 6 दोस्त, जिसमें 3 लड़कियां 3 लड़के थे, साथ बैठकर अपने पुराने कॉलेज कैंपस के पास चाय वगैरह पी रहे थे। सबने अचानक प्लान बनाया कि देहरादून मसूरी चलते हैं। वहाँ 4-5 दिन किसी एयरबीएनबी विला में रहेंगे, वहाँ रात भर पार्टी करेंगे और रात को जंगल ट्रेल पर भी चलेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। तो एक लड़के को छोड़कर बाकी 5 हम लोग तैयार हो गए। तो हमने एक विला बुक कर लिया देहरादून में और हम लोग निकल पड़े सुबह 5:30 बजे इनोवा से देहरादून के लिए। हम दोपहर 2 बजे करीब देहरादून के अपने उस विला में पहुँचे। हमारा विला काफ़ी बड़ा था, उसमें 3 बहुत बड़े बड़े रूम्स थे और 2 टॉयलेट्स भी थे। वो विला एक काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था, पूरा का पूरा गेटेड था और चारों तरफ बड़ी सी बाउंड्री थी। उसी से लगा एक बहुत बड़ा गार्डन था और गार्डन की दूसरी तरफ एक बड़ा सा फार्म लैंड था। एक लड़का अपने जर्मन शेपर्ड कुत्ते को भी अपने साथ लाया था, क्योंकि वो विला एक पेट फ्रेंडली विला था। विला के ऊपर एक टेरेस गार्डन भी था, जिसको एक पार्टी एरिया की तरह यूटिलाइज किया जाता था। विला के पीछे के हिस्से में एक किचन था, जिसमें 2 नौकर हमें प्रोवाइड किए गए थे। वो दोनों नौकर उस विला की देखभाल करते थे और गार्ड का काम, कुक का काम, क्लीनिंग का काम, लगभग हर काम वो दोनों ही किया करते थे। एक का नाम था ऋणी, दूसरे का नाम था प्रमोद। विला के पीछे किचन एरिया के पास ही एक बड़ा सा बॉनफायर एरिया भी था। अब 2 बजे हमने वहाँ पहुँचकर लंच किया और थोड़ा आराम किया और उठकर हम क्रिकेट खेलने चले गए। और अंधेरा होने से पहले सबने चाय नाश्ता किया और ऊपर टेरेस पर चले गए। वहाँ से ऊपर मसूरी का व्यू पूरा दिखता था। टिमटिमाती कई सारी लाइट्स दिख रही थी मसूरी की पहाड़ियों पर। हम सभी थोड़ा एक जैसे नेचर के हैं, सबको नेचर का शांत वातावरण ही पसंद है। तो सब आसपास बैठकर, कोई झूले पर बैठ गया, कोई काउच पर पसरा हुआ था, कोई बीन बैग के अंदर बैठकर कोजी कोजी फील कर रहा था, क्योंकि ठंड भी अच्छी खासी हो गई थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। किसी ने ऐसे ही कोई भूत की बात छेड़ी तो लगे फिर सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने, और अपने दादा दादी के भूत के साथ मुलाकात की बातें चलने लगी। फिर ऐसे ही मज़े मज़े में सब बैठे थे। वो जो जर्मन शेपर्ड कुत्ता था उसका नाम था पल्सर। तो पल्सर अचानक सीढ़ियों की तरफ देखकर भौंकने लगा। सब एकाएक डर गए और सबने सीढ़ियों में जाकर देखा तो कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर सब बोलने लगे कि कुत्तों को ना भूत दिखते हैं और पहाड़ों पर ना भूत तो वैसे ही रहते हैं, वगैरह वगैरह। पल्सर थोड़ा सा ही भौंका था और फिर शांत होकर लेट गया। पर हमको सबको उसके भौंकने के बाद जो डर का एहसास हुआ उसमें बड़ा मज़ा आया। और फिर हमें बॉनफायर करना था और खूब चिकन टिक्के, फिश टिक्के वगैरह जो वो दोनों कुक हमारे लिए बना रहे थे वो भी तो खाने थे। बेसिकली हम लोगों को चिल करना था, हम इसीलिए तो आए थे। बॉनफायर के लिए हम विला के पीछे ही इकट्ठा हुए और अपनी अपनी चेयर्स पर बैठकर बॉनफायर के लुत्फ़ उठाने लगे। बीच बीच में टिक्के शिक्के आए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ खूब चिल कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। हम लोग इधर उधर की सारी बातें कर रहे थे।
पल्सर भी कभी इधर उधर जाता, घूम फिर आता, कभी आकर बॉनफायर के चक्कर काटता, कभी किसी के पैरों के पास आकर लेट जाता तो कभी किसी के पैरों के पास। तो ये सब चल ही रहा था कि कुक ने आकर कहा, खाना लगा दे यहीं, क्योंकि 11 बज गए हैं। ऐसे चिल करते करते कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। हमने कुक से कहा कि खाना यहीं पर लगा दो, बॉनफायर के पास। बॉनफायर में लगातार लकड़ियां हम लोग डालते चले जा रहे थे, तो बॉनफायर तो शायद पूरी रात में भी नहीं बुझने वाली थी। फिर हम लोग डिनर करने लगे। फिर हमने सोचा कि दोनों कुक से भी कहा जाए कि वो भी हमें ज्वाइन कर ले। तो हमने दोनों कुक से कहा कि भैया आप दोनों भी आ जाओ, हमारे साथ डिनर कर लो। पहले तो उन्होंने थोड़ा सा मना किया, फिर बाद में वो दोनों भी आ गए। हमने खाना खाते खाते उनसे पूछा कि भैया सुना है पहाड़ों में भूत प्रेत वगैरह बहुत लगते हैं, क्या ये बात सच है? उसमें से रणि बोला, हाँ जी, पहाड़ों में भूत प्रेत बड़े होते हैं, बड़े सारे होते हैं। फिर मैंने रणि से कहा कि क्या आपने देखे हैं भूत? तो वो बोला, प्रमोद ने देखे हैं, वो बताएगा। प्रमोद ने एकदम बोला, मैम आप इंजॉय करने आए हो, भूत प्रेत के बारे में बताने लगूंगा तो आप लोग डर जाओगे। ये बात सुनकर सब बोलने लगे कि बताओ ना भैया, बताओ ना, कैसे होते हैं पहाड़ों के भूत? तो प्रमोद बोला, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। एक सच बात बताऊं, डरोगे तो नहीं? वो ये बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि रणि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर जोर से दबाया और बोला, भाई ये हमारे मेहमान हैं। प्रमोद बोला, अरे कुछ और कह रहा हूँ मैं, मुझे पता है ये हमारे मेहमान हैं। हमें उनकी उस बात का मतलब दूसरी रात को पता चला। तो प्रमोद ने बताया कि वो पहले पहाड़ों में गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर था और ऐसे ही एक रात मसूरी से नीचे देहरादून की तरफ वो ड्राइव करता आ रहा था। उसने अपने रियर मिरर में देखा कि उसके पीछे पीछे एक आदमी बाइक लेकर आ रहा है। उसने उसको राइट साइड पर गाड़ी स्लो करके आगे जाने दिया। प्रमोद अकेला गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था और रात के करीब 11:30 बज रहे थे और सड़क पर काफ़ी कम गाड़ियां चल रही थी। इक्का दुक्का कोई गाड़ी दिख जाती तो दिख जाती। सर्दियों के दिन थे और रास्ते पर कोहरा भी था। तो वो बाइक वाला उसकी गाड़ी से आगे निकल गया और काफ़ी आगे निकलने के बाद वो दिखना बंद हो गया। ऐसे ही वो गाड़ी चलाता रहा, आगे बढ़ता रहा। करीब 10 मिनट बाद वही बाइक वाला फिर से उसे अपनी रियर व्यू मिरर में दिखने लगा। उसने फिर उसे आगे जाने दिया। उसको लगा ये कोई और बाइक वाला होगा, लेकिन प्रमोद को इस बाइक वाले का हुलिया और बाइक काफ़ी सेम लगी पहले वाले बाइक वाले के साथ। उसने कार की हेडलाइट में उस बाइक वाले का नंबर देखा और उसका नंबर उसने अपने मन में याद कर लिया। फिर से करीब 15-20 मिनट बाद वही सेम बाइक वाला उसके रियर व्यू मिरर में दोबारा दिखने लगा। इस बार प्रमोद को गुस्सा आया और उसने अपनी गाड़ी ऐसे चलाई कि वो बाइक वाला उसको ओवरटेक करके आगे जा ही ना सके। प्रमोद ने सोचा कि वो बाइक वाला गुस्से में अपनी बाइक पर से ज़रूर उतरेगा और नीचे उतरकर उसको ज़रूर धमकाएगा और प्रमोद तब उसे अच्छी तरह से बता देगा। पर वो आराम से एक ही डायरेक्शन में उसके पीछे पीछे बाइक लिए चला आ रहा था। अब प्रमोद ने सोचा कि इस बार वो गाड़ी साइड लगाएगा और उसे रोक कर खुद ही पूछेगा। तो उसने अपनी गाड़ी साइड लगाई और गाड़ी से नीचे उतरा। सामने बीचों बीच सड़क के वहीं खड़ा हो गया। उसने जो देखा वो देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उस बाइक वाले के पैर थे ही नहीं, ना ही उसकी कोई शक्ल थी, बस एक जैकेट ही थी। कोई आदमी उस जैकेट को पहने हुए नहीं था और देखते देखते वो बाइक उसके सामने से होकर गुजर गई और प्रमोद कुछ ना कर सका और डरते डरते वो गाड़ी निकालकर वापस मसूरी की तरफ चला गया और फिर सुबह होने के बाद ही देहरादून वापस आया। ये कहानी सुनकर हमें वहाँ से जो मसूरी दिख रही थी वो पूरी हॉन्टेड लगने लगी और ये कहानी सुनते सुनते ना जाने कब 12 बज गए और खाना हमने ख़त्म किया और प्रमोद को इंसिस्ट करने लगे कि भैया
और कुछ भी बताओ। प्रमोद एक और वाकया शुरू करने ही वाला था कि पल्सर अचानक पैसेज की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। सब अचानक डर गए। पहले ही भूत की बातें चल रही थी, इतने में अचानक लाइट चली गई। 1 सेकंड के लिए तो सबकी धड़कनें बंद हो गई। दोनों लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, भाई ये क्या हो गया, लाइट क्यों चली गई। मुश्किल से 5 मिनट बाद रणि भाई ने जनरेटर चला दिया तो जाके सब नॉर्मल हुए। सबने देखा पल्सर गायब था। हमारा फ्रेंड सौरभ, जिसका वो कुत्ता था, उसने अपने कुत्ते को आवाज़ लगाई, पल्सर पल्सर। पल्सर भागता हुआ आया और उस पाथवे में खेलने लगा। वो ऐसे खेलने लगा जैसे मानो उसके साथ कोई और कुत्ता हो जिसके साथ वो खेल रहा था, पर वहाँ पल्सर के अलावा और कोई कुत्ता नहीं था। ये काफ़ी अजीब सी बात थी। हमारी फ्रेंड स्नेहा और अंजलि बोलने लगे, यार इस पल्सर को क्या हुआ, ये ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तो सौरभ बोला, यार ये ऐसे तो कभी नहीं करता, पता नहीं अभी क्यों कर रहा है। सच बताऊं, सब डरने से लग गए और प्रमोद और रणि हमारे खाने के बर्तन उठाकर साफ करने किचन में जा चुके थे। तो हमने उन्हें आवाज़ दी। तभी दूर गेट के बाहर से जोर जोर 3 बार सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। पल्सर भागता हुआ गेट की तरफ दौड़ा। गेट बंद था। पल्सर अपनी पूंछ हिलाता हिलाता वापस आ गया और आकर सौरभ के पास पहुंच गया। बस उसके बाद वो खेला नहीं। हम सबको एक अजीब सा डर लग रहा था। हम सबको लगा कि यहाँ इस जगह भी ना कुछ गड़बड़ है शायद, पर अभी रात को कुछ और कर भी नहीं सकते, इसलिए हम सभी सोने चले गए। सुबह होने पर हम सब ने रात वाली घटना प्रमोद और रणि को बताई और पूछा कि भैया प्लीज़ बताओ, क्या ये जगह हॉन्टेड है। तो रणि ने बताया कि आप डरो मत, यहाँ इस विला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गेट के बाहर जो जंगल है ना, उसके अंदर एक एरिया है जहाँ एक कर्नल साहब का घर है, पर वो घर खाली पड़ा है और ये जंगल का एरिया कर्नल साहब और उनके कुत्ते की वजह से हॉन्टेड है। कई लोगों ने उनको रात में जंगल के आसपास घूमते हुए देखा है। तो क्या कर्नल साहब के कुत्ते की आत्मा कल इस विला में घुसकर पल्सर के साथ खेल रही थी, हम सब ने पूछा। तो प्रमोद बोला, आप लोग प्लीज़ डरो मत, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सच्चाई सुनकर हम सब ने डिसाइड किया कि हम आज शाम ही यहाँ से वापस चलेंगे। उसी शाम को हम लोग दिल्ली के लिए वापस आ गए और ये सब जानने के बाद हमारी दोनों जो फ्रेंड्स थी वो इस बात पर अड़ गईं कि हमें किसी भी हालत में अब दिल्ली वापस जाना है, इसलिए सभी वापस आ गए। वरना पता नहीं अगली रात शायद कर्नल साहब भी हमारे साथ आकर बैठ जाते। क्या लगता है आपको? ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।